हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाइंडिंग के पार्ट 3 का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 80 चालक प्रति ध्रुव के साथ एक 8 ध्रुव डीसी मशीन में ध्रुव अंतराल क्या होगा। देखिए, आपका जो ध्रुव अंतराल हमको निकालना होता है, तो ध्रुव अंतराल इक्वल होता है चालकों की संख्या बाय पोलों की संख्या। चालकों की संख्या बाय पोलों की संख्या। और ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? प्रति पोल चालकों की संख्या। तो प्रति पोल चालकों की संख्या कितना दिया हुआ है? देखिए 80 चालक प्रति ध्रुव, तो प्रति पोल चालकों की संख्या दिया है 80, इक्वल टू क्या है? 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको 80 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए, चालकों की संख्या बाय पोलो संख्या ध्रुव अंतराल। अब चालकों की संख्या बाय पोलो की संख्या इक्वल टू प्रतिपोल चालकों की संख्या। अब प्रतिपोल चालकों की संख्या आपको 80 दिया ही हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करा है? देखिए नेक्स्ट करा है 104 कि यदि एक एसी मोटर में 4 ध्रुवों के साथ 24 परखांच है, तो परखांच दूरी अंश में क्या होगी? परखांच की दूरी अंश में क्या होगी, यही निकालना है आपका। तो देखिए, पोल कितना दिया हुआ है आपका? नंबर ऑफ पोल 4 दिया है। नंबर ऑफ पोल कितना दिया है आपको? 4 दिया हुआ है। और स्लॉट कितना दिया है आपको? परखांचा कितना दिया है? 24 दिया है। कितना दिया है? 24 दिया है। ठीक है, तो परखांच कोण जो होता है, एंगल एंगल स्लॉट एंगल जो निकालते हैं, स्लॉट एंगल वो क्या होता है आपका? परखांच कोण वो निकालते हैं, तो क्या होता है? 180 180 180 बाय स्लॉट बाय क्या? स्लॉट बाय पोल, स्लॉट बाय पोल। तो जब ये हम 180 बाय स्लॉट बाय पोल करेंगे, तो स्लॉट कितना था आपका? स्लॉट 24 बाय कितना? 4। अभी 4 से काटेंगे तो ये 6 बार में, और 6 से ये काटेंगे तो 6 3 जा 18, 30 बार में। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि दो ध्रुव पोल कितना है? 2। और स्लॉट कितना है? 12। कुंडली वाले त्रिकला मोटर थ्री फेज मोटर के प्रति युग्म प्रति ध्रुव युग्म प्रति फेज कुंडलिया की संख्या की गणना कीजिए। अब देखिए, ध्रुव कितना है? 2। स्लॉट कितना है? 24। अब कुंडली कितना है? कुंडली स्लॉट आपका 24 ना था? हाँ 24। स्लॉट कितना है? स्लॉट है 24। अब का है? कुंडली कितनी है? कुंडली आपका है 12। कितना है? 12। तो प्रति युग्म प्रति फेज कुंडलियों की संख्या कितना होता है? तो ये प्रति युग्म प्रति फेज कुंडलियों की संख्या का फॉर्मूला होता है पोल इंटू क्या? पोल इंटू पोल होगा आपका। अब पोल इंटू आपको क्या लिखना पड़ेगा? जब ये हम प्रति फेज का निकालेंगे, तो पोल इंटू आपको निकालना पड़ेगा कुंडली 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 की संख्या। पोल इंटू कुंडली की संख्या बाय बाय क्या करना पड़ेगा आपको? बाय करना पड़ेगा जो आपको निकालना है इसका, तो बाय। अब देखिए, कुंडली की संख्या कितना है आपका? कुंडली की संख्या प्रति फेज इंटू किसकी संख्या? पोल की संख्या। अब देखिए, पोल इंटू कुंडली संख्या तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना? 2 इंटू 12। और नीचे में कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना फेज है? 3 फेज। 2 से 2 कैंसिल, 3 4 जा, तो आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कड़ा के तुल्यकालिक तुल्यकालिक मशीन में यदि कॉर्डिंग कोण क्या है? रो है, हो तो अंतराल गुणांक पिच फैक्टर क्या होगा? पिच फैक्टर निकालने के लिए आपको कहा है, क्या निकालने के लिए कहा है? जो पिच फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, कह रहा है कि तुल्यकालिक मशीन जो होता है समांतर विपरीत डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट पिच बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट पिच बाइंडिंग का प्रयोग के कारण उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? तो विद्युत वाहक बल का मान होता है आपका ई वेक्टर इक्वल टू 2 ई वेक्टर कॉस थीटा। 2 ई वेक्टर कॉस थीटा के जगह पर वो बाय कितना? 2। ठीक है, कॉर्डिंग कोण जहां ये क्या है आपका? कॉर्डिंग एंगल है रो इक्वल टू कॉर्डिंग एंगल है। अब देखिए, तो इसका जहां पर हम क्या करेंगे, जहां आपका बात करेंगे हम कॉस कॉस क्या? p/2। ये आपका क्या है? ये आपका है कोडिंग एंगल। तो ये ऑप्शन किस में है? p/2 cos p/2 ऑप्शन आपका किस में है? डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराए प्रति प्रतिक्रमण लैंप कुंडलन में कुंडली अंतराल कितना होता है? प्रतिक्रमण लैंप कुंडली में कुंडली अंतराल कितना होता है? तो -1 होता है।
प्रतिक्रमण कुंडल में कुंडली अंतराल -1 होता है। लाइफ बॉन्ड का नाम समांतर वाइंडिंग भी है जो आर्मेचर पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 108। यदि मशीन में 4 ध्रुव 22 स्लॉट और 6 क्वाइल स्लॉट है तो लैंप बाइंडिंग डीसी मशीन के क्वाइल स्पैन का मान क्या होगा? देखिए यहाँ क्वाइल स्पैन, देखिए ध्रुव 4 दिया है, स्लॉट 22 दिया है, क्वाइल स्लॉट 6 दिया है। क्वाइल स्पैन इक्वल टू होता है, क्वाइल स्पैन जब भी बात करते हैं हम किसका, तो स्लॉट, ये स्लॉट है, स्लॉट माइनस क्वाइल स्पैन, स्लॉट माइनस क्वाइल स्पैन बाय क्या, ध्रुव। अब देखिए बाय ध्रुव हो जाएगा। अब देखिए क्वाइल स्पैन क्या होगा, स्लॉट कितना है आपका 22, 22 माइनस ये देखिए क्वाइल स्लॉट कितना है, क्वाइल स्पैन क्वाइल स्लॉट कितना है 6। अब बाय ध्रुव कितना है आपका, ध्रुव 4 है। ठीक है, ध्रुव 4 है तो इसको अब ये आपका कितना हो जाएगा, 22 में से आपका 6 गया तो कितना बचेगा आपका, तो बचेगा कितना 16, 16। अब बाई कितना 4, तो 16 बाई 4 करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। और जब हम क्वाइल स्पैन का बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, +1 भी करते हैं, +1 भी करते हैं। तो 4 + 1 आप करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5, 5 कितना है बी में। ठीक है, बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 6 ध्रुव और 40 कुंडलियों वाली दिक् परिवर्तन मशीन के लिए सिंप्लेक्स लैप कुंडल, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग हेतु पश्च अंतराल का गणना कीजिए। 6 ध्रुव और 40 कुंडलियों वाली दिक् परिवर्तन मशीन के लिए सिंप्लेक्स लैप कुंडलन कुंडलन हेतु पश्च अंतराल का गणना कीजिए। अब नंबर ऑफ पोल कितना दिया है आपका 6 को दिया है, कुंडलियां कितना दिया है 40 को दिया है। ठीक है, अब कुंडलन जो होता है सिंप्लेक्स लैंप कुंडलन हेतु पश्च अंतराल 2 इंटू सी प्लस 1/p, 2 इंटू सी प्लस 1/p। ये सी जहां पर क्या है आपका, सी जहां पर कुंडली है, क्या कुंडली है, ठीक है, और पी क्या है पोल है। तो आप देखिए 2 और सी कुंडली कितना दिया है आपका, कुंडली 40 दिया है, अब +1 और बाय पी पोल कितना है 6, 40 से 41 हो जाएगा, 41 और 2 3 6 तो कितना हो जाएगा 41/3, 41/3। अब 41/3 है, अब इसको आप 3 से यानी कि भाग देंगे 41 में तो लगभग कितना होगा 3, 13 तिया 39, लगभग 13 तिया 39, 13 के बराबर लगभग, तो लगभग निकालना है 13 के बराबर। ठीक है, अब क्या करा है कि एक 8 ध्रुव लैंप कुंडलित डीसी मशीन में 960 आर्मेचर चालक है। ध्रुव 80% ध्रुव अंतराल पोल पीछे को कवर करता है। प्रत्येक ध्रुव फलक में प्रतिकारी कुंडलन के चालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चालकों की संख्या, अब इसमें भी देखिए ध्रुव कितना है 8 है, आर्मेचर चालक कितना है 960 है, और ध्रुव अंतराल कितना परसेंट है 80%। अब देखिए फार्मूला होता है आपका प्रतिकारी कुंडली चालक बराबर आर्मेचर चाल बाय ध्रुव, आर्मेचर चाल बाय ध्रुव। तो आर्मेचर चाल कितना था 960, ध्रुव कितना था 8। ठीक है, अब देखिए एक कुंडली में 2 चालक होते हैं, एक कुंडली में कितना चालक होते हैं 2 चालक। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 12 12 96 120 हुआ, ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 दूना 24 और 24 हुआ। चालक की संख्या कितना हुआ 24, लेकिन एक चालक में कितना ध्रुव होता है, मतलब एक ध्रुव में 2 चालक होता है, 2 कुंडली होता है, तो इस तरह से कितना होगा, तो इस तरह से एक कुंडली बराबर 2 चालक, तो इसीलिए तो इसका आधा हो जाएगा 12 चालक ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 12 चालक पर ध्रुव, 12 चालक पर ध्रुव। ठीक है, एक डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडल की डिजाइन के संबंध में, डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग का आधा है, निम्न में से किसे संदर्भित करता है? तो ये औसत अंतराल को, औसत अंतराल क्या होता है, हाँ जैसे 2 अंतराल है, जैसे देखिए अग्र अंतराल और पश्च अंतराल का हाफ करेंगे तो इसका मतलब दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं आधा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर बाय 2, तो ये क्या होता है औसत का फॉर्मूला होता है, क्या होता है अग्र अंतराल प्लस पश्च अंतराल बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंद कुंडलियों वाली दिक् परिवर्तन मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा क्या है, शीर्ष कुंडली भुजा विषम, नीचे की कुंडली भुजा सम संख्या में होता है। बंद कुंडली वाली दिक् परिवर्तन मशीनों में शीर्ष कुंडली भुजा विषम और नीचे की कुंडली वाली भुजा सम में होते हैं। दिक् परिवर्तन यांत्रिक इन्वर्टर या रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, यांत्रिक इन्वर्टर या रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है।
कह रहा है क्या, सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग के लिए दिक् परिवर्तन अंतराल कम्यूटेटर पिच हमेशा क्या होगा, मतलब क्या, सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग के लिए दिक् परिवर्तन अंतराल कम्यूटेटर पिच हमेशा क्या होगा, एक, हमेशा क्या होगा, एक। और सिंप्लेक्स तरंग कुंडली के लिए दिक् परिवर्तन, सिंप्लेक्स तरंग कुंडली के लिए दिक् परिवर्तन ध्रुवांतराल के दुगुने के लगभग बराबर हो गए, ध्रुवांतराल के दुगुने के लगभग बराबर होंगे। अब देखिए, सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग के लिए दिक् परिवर्तन अंतराल कम्यूटेटर हमेशा एक, और सिंप्लेक्स तरंग कुंडली के लिए दिक् परिवर्तन अंतराल ध्रुवांतराल के दुगुने के लगभग बराबर होती है। कह रहा है कि एक त्रिधा तरंग कुंडली में कितने समांतर पथ होते हैं, तो 6। आर्मेचर कुंडली समांतर दो प्रकार की होती है, जिनमें पहली लेप प्रकार की तथा दूसरी तरंग प्रकार की। ज्ञात रहे कि तरंग प्रकार की कुंडली में समांतर पथों की संख्या सदैव 2 होती है, तथा यदि त्रिधा तरंग कुंडली के समांतर पथों की गणना की जाए तो ये 6, 2 या कितना हो जाएगा, 6 होगा, कितना होगा, 6। अब देखिए, कह रहा है कि द्विक लाइन कुंडलन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कुंडली एक का अंत अग्रण कितना होगा, कुंडली 3 के आरंभिक अग्रण से जुड़ा होगा। द्विक लैप कुंडली में कुंडली एक का अंत अग्रण कुंडली 3 के आरंभिक अग्रण से अग्रण जुड़ा है। साथ ही लैप कुंडली समांतर प्रकार की बाइंडिंग होता है, जो उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता के लिए बनाई जाती है, उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता के लिए बनाई जाती है। कह रहा है कि इसमें से कौन परिणामी अंतराल पिच को परिभाषित कर रहा है, परिणामी अंतराल पिच को परिभाषित कर रहा है। आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडल के आरंभ और अगले कुंडल के आरंभ के बीच की दूरी, एक कुंडल के प्रारंभ और अगले कुंडल के प्रारंभ के बीच की दूरी। परिणामी अंतराल पिच को परिभाषित कौन करता है, आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडली के प्रारंभ और अगले कुंडली के प्रारंभ के बीच की दूरी। ठीक है, कह रहा है कि आर्मेचर चालक के संदर्भ में एक कुंडली के प्रारंभ और अगले कुंडली के प्रारंभ के बीच की दूरी को परिणामी अंतराल पिच परिभाषित किया जाता है। 8 ध्रुव पोल वाली द्विपथी डुप्लेक्स लैप कुंडल में कितने समांतर हो गए, कितना पोल की संख्या कितना है, 8। तो लैप कुंडल बराबर द्विपथी डुप्लेक्स समांतर पथ की संख्या सिंप्लेक्स बाइंडिंग में पोल को तुल्य होती है, का तुल्य होते हैं, जबकि डुप्लेक्स में संख्या पोल के दुगुने के बराबर होता है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, लगभग 16 के बराबर। आगे देखिए, करा कि त्रिक आर्मेचर कुंडल ट्राइप्लेक्स आर्मेचर वाइंडिंग में ब्रूस खंड बाय खंडों के संपर्क में होगा, कितना खंड बाय खंडों के संपर्क में होगा, तो ये 3 खंड बाय खंडों के संपर्क में होगा। अब 3 खंड बाय खंडों के संपर्क में होगा। देखिए यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग का प्रकार सिंप्लेक्स है तो YC=1 प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट में जोड़ा जाएगा। डुप्लेक्स है तो YC=2 प्रत्येक दूसरे कम्यूटेटर में जोड़ा। ट्रिप्लेक्स है तो YC=3 प्रत्येक तीसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में जोड़ा जाएगा। जितना है उतना ही है। ठीक है, अब देखिए सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए कुंडली अंतराल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, पश अंतराल माइनस अग्र अंतराल के बराबर। सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कुंडली अंतराल इक्वल टू पश अंतराल माइनस अग्र अंतराल, जबकि सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में कुंडली अंतराल इक्वल टू पश अंतराल प्लस अग्र अंतराल होता है, अग्र अंतराल होता है। लैप और तरंग कुंडलन के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही अथवा गलत है। लैप कुंडल में एक कुंडली का अंत सिरा संलग्न कुंडली के आरंभिक सिरे से जुड़ा होता है, तो ये आपका कौन सा गलत पूछा है। तरंग कुंडल में एक ध्रुव युग्म की कुंडली का अंत सिरा अगले ध्रुव युग्म की कुंडली का प्रारंभ सिरा जुड़ा रहता है, ये तो आपका सही है। ये आपका एक आपका सही। करा के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही या अथवा गलत है, तो देखिए यहाँ इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ये देख लीजिए। पहला क्या कह रहा है कि लैप कुंडल में एक कुंडली का अंत सिरा संलग्न कुंडली का आरंभिक सिरे से जुड़ा होता है, ये आपका सही है। तरंग कुंडली में एक ध्रुव युग्म की कुंडली का अंत सिरा अगले ध्रुव की कुंडली का क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अब कह रहा है कि लैप तरंग कुंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। लैप कुंडल में कुंडली का अंत सिरा संलग्न कुंडली के अंत सिरा से जुड़ा होता है। तरंग कुंडल के एक ध्रुव में अंत सिरा अगले ध्रुव के कुंडली के आरंभिक सिरा से जुड़ा रहता है। मशीन कुंडली शब्दावली के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। तो ये देखिए पश अंतराल हमेशा सम होता है,
तो पश्च अंतराल हमेशा सम होता है, जरूरी नहीं, ये गलत है आपका। खड़ा है, अग्र अंतराल हमेशा विषम होता है, तो ये आपका अग्र अंतराल हमेशा विषम होता है, ये आपका सही है। तो फर्स्ट गलत, दो सही। मशीन कुंडली के आधार बाइंडिंग के लपेटों की क्रिया हेतु केवल विकल्प दो सही है। कुंडलन वितरण का वह प्रकार जो सभी प्रखाचों को आच्छादित नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? आंशिक रूप से वितरित कुंडलन। आंशिक रूप से वितरित कुंडलन। कुंडलन वितरण को का वह प्रकार जो सभी प्रखाचों को आच्छादित नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? आंशिक रूप से वितरित कुंडलन। कुंडल वितरण का वह प्रकार जो सभी प्रखाचों को आच्छादित नहीं करता, उसे आंशिक रूप से वितरित कुंडलन कहा जाता है। वास्तव में यदि चालक तारों में व्यवस्थित क्रम में घुमाव दिया जाए तो वह कुंडली कहलाता है, जिसके एक टर्न में दो चालक भुजाएं होती है। एक टर्न में दो चालक भुजाएं होती है। कह रही है कि यदि प्रत्येक प्रखाच में दो कुंडली, एक ऊपर और एक नीचे होती है, तो इस प्रकार के कुंडलन को क्या कहा जाता है? तो द्विपरत कुंडलन। यदि प्रत्येक प्रखांच में दो कुंडली, एक ऊपर और एक नीचे होती है, तो इस प्रकार के कुंडलन को द्विपरत कुंडलन कहा जाता है। साथ ही एकल परत कुंडलन, सिंप्लेक्स कुंडलन में प्रत्येक खांच में केवल एक कुंडलन, और द्विपरत कुंडलन, डुप्लेक्स कुंडलन, प्रत्येक खांचे में दो कुंडलन होती है। प्रत्येक खांचन में दो कुंडलन होती है। करा कि जब कुंडली समूह में प्रति कुंडल ध्रुव कुंडली की संख्या समान होती है, तो ऐसे कुंडलन बाइंडिंग को क्या कहा जाता है? ऐसे कुंडलन बाइंडिंग को सम समूह कहा जाता है। जब कुंडली में समूहों में प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या समान होती है, तो ऐसे कुंडलन बाइंडिंग को सम समूह कहा जाता है। मशीन निर्माण में व्यापक चुंबकीय पथ कुंडलन का ही देन है। ठीक है, अब देखिए, संकेंद्रण कुंडलन कंसेंट्रिक वाइंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं, इसकी आवश्यकता होती है, ये गलत है। बाकी देखिए, कुंडल के दौरान कुंडली इक्वल टू भुजाओं को अंत पलटित करने के लिए उठाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये नहीं होती है, सही है। कुंडली भुजाओं में अंत पतन नहीं होता, और अतः कुंडलन मशीन द्वारा की जा सकती है, जिससे तीव्र उत्पादन होती है, सही है। इस प्रकार कुंडलन में शीतलन के लिए अधिक स्थान होता है, सही है। आपका काम गलत है, एक नंबर गलत है। ठीक है, देखिए, कड़ा की सकेंद्रण कुंडल के संदर्भ में इसे स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है, वहां कड़ा की नहीं होती है, यह कथन गलत है। वास्तव में एक पोल के अक्ष के भीतर कुंडलन सकेंद्रण कहलाता है। यदि कुंडली समूहों में प्रति ध्रुव कुंडली की संख्या असमान हो, तो संबंधित कुंडली को क्या कहा जाएगा? असंतुलित कुंडली। यदि कुंडली समूह में प्रति ध्रुव कुंडली के समान होता है, असमान होती है, तो संबंधित कुंडली को असंतुलित कुंडली कहा जाता है। इसमें से कौन सकेंद्र कंसेंट्रिक कुंडलन की त्रुटि मानी जाती है? तो प्रखाचों में कुंडल क्वाइल डालने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, ये आपका गलत है। और कुंडल की आसान, क्योंकि कुंडल के लिए आसान, कुंडलन के लिए आसान क्योंकि क्वाइल का अतिव्यापन नहीं होता, ये सही है। अंतः संबंध बनाने आसान होता है, सही है। शीतलन के लिए कुंडलन अधिक आसान, ये भी सही है। बट प्रखाचरों कुंडल में क्वाइल डालने के लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता, ये गलत है। संकेंद्रण कुंडल में प्रखाचों स्थापित करने के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, आपको त्रुटि माना जाता है। परिवेष्टन वाइंडिंग में कुंडली पार्श्व जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया असमान है, और इसमें उष्मीय विकिरण के लिए अधिक स्थान मिलता है। इस प्रकार के परिवेष्टन को क्या कहा जाएगा? तो श्रृंखला सदृश परिवेष्टन, श्रृंखला सदृश परिवेष्टन, ये श्रृंखला सदृश परिवेष्टन है। ठीक है, परिवेष्टन कुंडली पार्श्व जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया असमान है, और इसमें उष्मीय विकिरण के लिए अधिक स्थान मिलता है। इस प्रकार के परिवेष्टन श्रृंखला को सदृश परिवेष्टन कहा जाता है, सदृश परिवेष्टन कहा जाता है। एकल स्तर परिवेष्ट वाइंडिंग में कुंडलों की आवश्यकता की संख्या आवश्यक संख्या होती है। एकल स्तर परिवेष्ट बाइंडिंग में कुंडलियों आवश्यक संख्या होती है, कितना होती है आवश्यक संख्या? खांचों की संख्या की 1/2, खांचों की संख्या की 1/2। एकल स्तर में परिवेष्ट में कुंडली आवश्यक संख्या खांचों की संख्या का 1/2 होती है। विभिन्न डिमांड के आधार पर मशीनों की वाइंडिंग की जाती है, जो कि डीसी मशीनों में प्रचालन रहे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण रहे।
निर्माण करती है। कड़ा की एक परिवेष्टन में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म की संख्या के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध कुंडली संयोजन कहा जाता है। अर्ध कुंडली संयोजन, एक परिवेष्टन में यदि प्रति फेज कुंडलियों की संख्या ध्रुवों के युग्म की संख्या के बराबर हो तो इस अर्ध कुंडली का संयोजन कहा जाता है। अर्ध कुंडली संयोजन कहा जाता है। अर्ध कुंडली संयोजन कहा जाता है। बाइंडिंग के पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बाइंडिंग के पिच फैक्टर इक्वल होता है बाइंडिंग पिच बाय पोल, बाइंडिंग पिच बाय पोल। लेकिन बाइंडिंग पिच बाय पोल को हम रेशियो भी बोलेंगे, बाइंडिंग पिच रेशियो क्या? पोल पिच, ठीक है, ये बोलेंगे। कह रहा है कि अब देखिए इसका कह रहा है कि बाइंडिंग का पिच फैक्टर वास्तव में बाइंडिंग पिच तथा पोल पिच का अनुपात होता है। साथ ही यदि ज्ञात रहे कि क्वाइल स्पॉन पोल पिच के समान हो तो फुल पिच कहलाएगी, जबकि यदि हार्मोनिक्स बचाव की दृष्टि से बाइंडिंग की जाए तो शॉर्ट पिच कहलाएगी। हार्मोनिक बचाव दृष्टि से की जाए तो शॉर्ट पिच कहलाएगी, जिसमें पिच फैक्टर का प्रयोग किया जाएगा। पिच फैक्टर का प्रयोग किया जाएगा। आगे क्या है देखिए, वाइंडिंग परिवेष्टन के लिए प्रयोग की जाने वाली रोधन सामग्रियों का तापमान की एक विशेष सीमा का सामना करने की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग ई रोधन का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना होगा? तो 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि परिवेष्टन वाइंडिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली रोधन सामग्रियों का तापमान की एक विशेष सीमा का सामना करने की उनकी क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग ई रोधन का अधिकतम सुरक्षित तापमान 120 डिग्री। इसके अतिरिक्त अचालकों की कुल 7 श्रेणियां होती है, वाई ए ई बी एच एफ सी, वाई ए ई बी एस सी एस सी। ये कितना होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री या 220 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, एक 4 ध्रुव द्विपरत डिश धारा लैंप कुंडली में 20 प्रखाच है। 20 क्या है? प्रखाच है और प्रति पत्तर चालक है। तो द्विक परिवर्तन शलाकाओं की संख्या, द्विक परिवर्तन चालकों की संख्या किसके? प्रखाच के बराबर होता है। तो कितना होगा? 20 डिग्री। दिया गया प्रत्येक परिवर्तन द्विपरत कुंडलन है, अतः यदि 4 ध्रुव द्विपरत दिष्ट धारा लैंप कुंडली में 20 प्रखाच और प्रति परत एक चालक हो तो कम्यूटेटर शलाकाओं की संख्या कितना होगा? शलाकाओं की संख्या 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। कह रहा है कि हेमीट्रोपिक वाइंडिंग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हेमीट्रोपिक वाइंडिंग को अनबाइफरिकेटेड बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। हेमीट्रोपिक बाइंडिंग को बाइफरिकेटेड बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बाइंडिंग शब्द से तात्पर्य चालक की सुविधाजनक क्रमिक घुमाव प्रदान करने से है, क्रमिक घुमाव प्रदान करने से है। एक सिंपलेक्स लेप बाइंडिंग के लिए पीसी और के संदर्भ में बैंक पिच को ज्ञात कीजिए। तो केसी और पी के संदर्भ में बैंक पिच ज्ञात कीजिए। तो ये होता है आपको, ये होता है वाई बी इक्वल टू 2 सी बाई पी प्लस माइनस के। वाई बी इक्वल टू क्या होगा? 2 सी/पी प्लस माइनस के, ठीक है। सिंपलेक्स बाइंडिंग में पीसी और के संदर्भ में बैंक पिच होगा, यही, ठीक है। नेक्स्ट, बाइंडिंग प्रक्रिया में कौन पदार्थ बेज के रूप में प्रयोग किया जाता है? बेज के रूप में प्रयोग किया जाता है बांस। बाइंडिंग प्रक्रिया में ब्रांस पदार्थ वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में बनाइए जो लिंकिंग ऑफ मैग्नेटिज्म का कार्य करती है, लिंकिंग ऑफ मैग्नेटिज्म का कार्य करती है। स्टार्टिंग बाइंडिंग और शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उदाहरण का प्रयोग किया जाता है? इंटरनल ग्रोलर। स्टार्टिंग वाइंडिंग, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए इंटरनल ग्रोलर का उपयोग किया जाता है, जो आंतरिक सतह में से संबंधित है, आंतरिक सतह से संबंधित है। अर्ध कुंडली संयोजन में 28 स्लॉट, 14 पोल और 14 कुंडलियां वाले छत पंखे किस लिए? स्लॉट की दूरी की गणना कीजिए। स्लॉट की दूरी की गणना इस समय संयोजन में 28 स्लॉट, 14 पोल और 14 कुंडलियां वाले छत पंखे के लिए स्लॉट की दूरी कितना होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। किसी 4 ध्रुव मोटर के लिए कुल विद्युत डिग्री कितना होगा? 4 ध्रुव मोटर है, कितना मोटर है? तो 4 ध्रुव, तो पोल 4 ध्रुव 4 है। अब देखिए वैद्युत डिग्री जो होता है आपका, उसको ये थीटा ई मानते हैं। तो वैद्युत डिग्री बाय क्या होगा? पोल बाय 2 इंटू आंतरिक डिग्री, आंतरिक मैकेनिकल डिग्री, एम ई होगा मैकेनिकल डिग्री। अब पोल कितना है आपका? 4/2
और आंतरिक जो डिग्री होता है मैकेनिकल डिग्री 360 होता है, पूरा ये 360, तो कितना 180, 18 चौक कितना होगा 72, 720। लैप बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या हमेशा होती है, समांतर पथ की संख्या क्या होती है, पोल की संख्या के बराबर। लैप बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल संख्या बराबर। लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के समान होती है, परंतु वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, समांतर पथों की संख्या 2 होती है। चार पोल लैप डुप्लेक्स बैंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 8। मल्टीप्लेक्स लैप बैंडिंग में समांतर पथ पोल की संख्या इंटू क्या प्लेक्स संख्या। डुप्लेक्स बैंडिंग में समांतर पथ 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। यदि डीसी मोटर के आर्मेचर 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है तो कंडक्टरों की कुल संख्या कितनी होगी, 468। करेक्ट। कंडक्टर की कुल संख्या प्रति स्लॉट कंडक्टर संख्या गुने स्लॉट की संख्या, प्रति स्लॉट कंडक्टर की संख्या गुने स्लॉट की संख्या बराबर कंडक्टर की कुल संख्या होता है। 12 गुने 39 468 होगा। कितना होगा, 468। कराए। ओपन कॉइल बाइंडिंग का प्रयोग क्या आता है, ओपन कॉइल बाइंडिंग एसी मशीन में क्या आता है। ओपन कॉइल बाइंडिंग एसी मशीनों के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इन्हें से धारा बाह्य परिपथ में ली जाती है, धारा बाह्य परिपथ में इन्हीं से ली जाती है। कहा कि दिष्ट धारे मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सही है, तो प्रतिगामी कुंडली के संबंध में वाई बी ग्रेटर देन क्या होगा, वाई एफ। ठीक है, वाई एफ बी ग्रेटर देन होगा वाई एफ। दिष्टकारी प्रतिगामी रेट्रोग्रेसिव कुंडली हेतु वाई बी ग्रेटर देन होगा वाई एफ होता है। इसमें बाइंडिंग की घड़ी की दिशा में आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है। कराए दिश धारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ। दिश धारा में प्रोग्रेसिव प्रगामी कुंडली हेतु वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ होता है। इस बैरी घड़ी की विपरीत दिशा की ओर बढ़ती है, किसकी ओर, विपरीत दिशा की ओर बढ़ती है। एक 12 ध्रुव पोल तरंग संबंध में डीसी मशीन में समांतर पथ कितना होता है, 2। समांतर पथ कितना होता है, 2। समांतर पथ 2। एक 12 ध्रुव पोल तरंग संबंध डीसी मशीन में समांतर पथ सदैव 2 होगा, जबकि लैप बैंडिंग में यह संख्या पोलों के तुल्य होगा, पोलों के तुल्य होगा। लैप बैंडिंग अनुप्रयोगों में मुख्य रूप से उच्च धारा और निम्न वोल्टेज मशीनें शामिल होती है। बैंडिंग्स कितने प्रकार की पाई जाती है, बैंडिंग कितने, लैप बैंडिंग में ये होता है तो कितने प्रकार का, 3 प्रकार के। लैप बैंडिंग अनुप्रयोगों में उच्च धारा तथा निम्न धारा का वोल्टेज कार्यों में किया जाता है। ये बैंडिंग मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार की। माध्यम और उच्च वोल्टेज मशीनों के लिए किस प्रकार के स्लॉट का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार, ओपन टाइप स्लॉट। मध्यम और उच्च वोल्टेज मशीनों के लिए ओपन टाइप स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। उस बैंडिंग का नाम बताइए जिसमें पुरुषों के बीच समांतर पथों की संख्या, ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, तो ट्रिप्लेक्स बैंडिंग में। ठीक है, आगे। एक 4 ध्रुव सिंप्लेक्स और लैप बॉन्ड आर्मेचर में समांतर पथों का संख्या कितनी होगी, समांतर पथों की संख्या 4 होगी, 4 होगी। हम जानते हैं कि लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, तो ये 4 है आर्मेचर, पोल 4 है तो ये भी 4 होगा। सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग में स्लॉटों की संख्या कॉइल की संख्या के समान होती है, संख्या के बराबर होती है। इसमें कम्यूटेटर पिच 1 होता है। सही प्रतिरोध घुमावों की संख्या और कॉइल कनेक्शन के लिए आर्मेचर के परीक्षण की सबसे सटीक विधि कौन सा है, तो ड्रॉप टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट। सही प्रतिरोध और घुमावों की संख्या और कॉइल कनेक्शन के लिए आर्मेचर परीक्षण की सबसे सटीक विधि ड्रॉप टेस्ट है। समर्सिबल पंपों में किस प्रकार के बाइंडिंग का प्रयोग, तारों का उपयोग किया जाता है, तो ये समर्सिबल में पीवीसी कवर कॉपर बाइंडिंग, समर्सिबल पंपों में पीवीसी कवर कॉपर बाइंडिंग तारों का उपयोग किया जाता है। 4 ध्रुवों वाले अल्टरनेटर के लिए 30 डिग्री आंतरिक कौन सा कोण बराबर होगा, तो ये होगा 30 डिग्री आंतरिक, 60 डिग्री विद्युत कोण के बराबर होगा, 60 डिग्री विद्युत कोण के बराबर होगा। कराए की देखिए विद्युत कोण इक्वल टू पी बाई टू और मैकेनिकल कोण एम फॉर मैकेनिकल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल। अब देखिए 4/2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 15, 15 चौका कितना, 60 डिग्री। 4 ध्रुव और 60 कुंडलियों वाली किसी कम्यूटेटर मशीन के लिए सिंप्लेक्स लैप बैंडिंग के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या कितनी होना चाहिए, 40, 40। कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल टू आर्मेचर कुंडलियों की संख्या बराबर 40।
निम्न विवरण के आधार पर संख्या 155 से 118 के आंसर देना है। देखिए दो पोल पीछे है, कितना इधर वाला पोल है, इधर वाला, इधर वाला। ये वाला देखिए ए है और इधर वाला ये वाला क्या है, ए डाइस है, दो पोल पीछे है। बी है, बी डाइस इसका दे रहा है, सिंपला वो जुड़ा हुआ है। ये आपको वाई बी कहलाता है, अग्रगामी पश्चगामी जो होता है वो वाला ये है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन आपसे क्या करा है, अगर में यही लिखा हुआ है इतना स्लॉट की संख्या चालकों में कितना होगा। अब कहा कि तरंग तरंग कुंडलन वेव बाइंडिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो औसत पिच जो होता है समपूर्णांक होना चाहिए। औसत पिच क्या होना चाहिए, एवरेज पिच समपूर्णांक होना चाहिए, एवरेज पिच समपूर्णांक होना चाहिए। तरंग कुंडली के लिए औसत पिच सदैव समपूर्णांक होनी चाहिए और अग्र पिच पश्चिम सदैव विषम होना चाहिए। अग्र पिच और पश्च पिच क्या होना चाहिए, सदैव विषम पूर्णांक होना चाहिए और तरंग कुंडली पुंज सम पूर्णांक होना चाहिए। कौन सा कुंडल बाइंडिंग का एक प्रकार है, प्रतिगामी तरंग को, क्योंकि इसमें क्या है आपका वाई बी लिखा हुआ है फिगर में, देख लीजिए वाई बी क्या होता है, प्रतिगामी होता है। देखिए वाई बी है, देखिए प्रतिगामी। आगे देखिए कहा कि औसत तारत्व एवरेज पिच किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एवरेज पिच व्यक्त करने के लिए वाई ए इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस टू बाई पी, जेड माइनस टू बाई पी। अब देखिए कहा कि दिया दिखाई गई व्यवस्था के लिए अगर पिच फ्रंट पिच बिंदु के बीच कितना होना चाहिए, तो डी और ई के बीच बिंदु के बीच होना चाहिए, डी और ई बिंदु के बीच होना चाहिए। बी आई एस 4718 डाइस 1975 के अनुसार बाइंडिंग के प्रकार को पहचाने। तो ये कौन सा बाइंडिंग है, तो ये वाला जो ये वाला बाइंडिंग है आपका, ये वाला वो बाइंडिंग कौन सा है, तो ये बाइंडिंग है आपका दो टर्मिनल के साथ संत उत्तेजना बाइंडिंग, दो टर्मिनल के साथ संत उत्तेजना बाइंडिंग। बी आई एस 1947-18 और 1975 के अनुसार बाइंडिंग डीसी मशीन के लिए संत उत्तेजना बाइंडिंग प्रदर्शित करता है। क्लोज्ड बाइंडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य और असत्य को है, कौन सा है। तो देखिए आगे पिच हमेशा सम होता है, गलत है। आज पिच हमेशा क्या होता है, विषम होता है। अग्र और पश्च पिच दोनों हमेशा विषम होता है। पिछले पिच हमेशा विषम होता है, तो ये आपका सत्य है। तो क्या होगा, दो। सिंगल लेयर क्वाइल में किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो अर्ध समृद्ध स्लॉटों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। सिंगल लेयर क्वाइल अर्ध समृद्ध स्लॉटों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। लैप बैंडिंग के लिए निम्न में कौन सा विकल्प सही है। बड़ी संख्या में क्या होगा, इसमें बड़ी संख्या में चालक तार होगा। लैप बैंडिंग के लिए इसका उपयोग उस धारा के लिए निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है। इसके समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। लैप बैंडिंग में इसमें बड़ी संख्या में चालक तारों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।